हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के बायोलॉजी के आनुवंशिकी चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? ए है 3, बी है 2, सी है 4 और डी है 8। देखिए, विभिन्नताएं को जान लेते हैं पहले। विभिन्नताएं क्या होती है? जैसे एक ही प्रजाति के जीवों के लक्षणों में पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए। जैसे एक ही प्रजाति के जीवों के लक्षणों में पाए जाने वाले अंतर को ही क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नताएं कहते हैं। देखिए, विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है। एक जो विभिन्नताएं जो पहली वाली होती है वो होती है वंशागत विभिन्नताएं। वंशागत विभिन्नताएं क्या होती है? जैसे कि माता पिता से जो जीन के माध्यम से विभिन्नताएं बच्चों में जाती है, उसी को क्या कहते हैं? वंशागत विभिन्नता कहते हैं। वंशागत विविधता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। जैसे कि हो गया आँखों का रंग, हो गया बालों का आकार, हो गया। तो ये सब क्या है? वंशागत विभिन्नताएं होती है। और दूसरा है अर्जित विभिन्नताएं। अर्जित विभिन्नताएं अर्जित विभिन्नताएं क्या होती है? जिसको हम लोग खुद से अर्जित करते हैं। ये माता पिता से बच्चों में नहीं जाती है। यह वातावरण पर निर्भर करता है। जैसे कि शरीर का आकार हो गया, त्वचा का रंग हो गया। शरीर का आकार का मतलब जैसे कोई आदमी है, व्यायाम करके अपने मांसपेशियों को मजबूत कर लेता है, तो वो क्या है? अर्जित विभिन्नता हो जाती है। और कोई व्यक्ति गर्म जलवायु में रहता है तो उसकी स्किन जो त्वचा होती है वो काली पड़ जाती है, तो उसको हम लोग अर्जित विभिन्नताएं कहते हैं। या कोई व्यक्ति यदि किसी खेल में माहिर है, जैसे कि कोई भी क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो उसके जो बच्चे होंगे उसमें वो लक्षण नहीं जाएंगे, तो उसको उसने खुद अर्जित किया है, तो उसको क्या कहते हैं? अर्जित विभिन्नताएं कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है। जीन प्रारूप, जीनोटाइप, ए और बी दोनों, और जेनेटिक्स। देखिए, किसी जीव की जीन संरचना जो होती है वो जीन प्रारूप या जीनोटाइप दोनों होता है। उसी को जीनोटाइप और जीन प्रारूप कहते हैं। जीव जो संरचना होती है उसको जीनोटाइप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल है टी। ये क्या होता है? शुद्ध प्रभावी होता है। शुद्ध प्रभावी। यदि टी ये क्या होता है? संकर प्रभावी होता है। संकर होता है यानी हाइब्रिड होता है। क्या कहें? टी तो ये होता है शुद्ध अप्रभावी। शुद्ध अप्रभावी। किसी जीव के जीन संरचना को जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? टी, इसमें छोटा टी है, बड़ा टी और छोटा टी, फिर छोटा टी और बड़ा टी। इसमें दोनों छोटा है, इसमें दोनों बड़ा टी है। तो बौने पौधे को जो है दोनों छोटा टी दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? तो ये लंबे पौधे को दर्शाता है। ये भी लंबा पौधा को ही दर्शाता है। देखिए, दोनों में बाहरी लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं लंबा है, यानी दोनों का जो बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। दोनों का फिनोटाइप जो है वो समान है, क्योंकि दोनों क्या है? लंबा दिखने में दोनों लंबे हैं, लेकिन दोनों का जो जीन प्रारूप है वो क्या है? अलग अलग है।
अगला क्वेश्चन, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? वंशागत लक्षण का मतलब क्या होता है? वैसे लक्षण जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं या अगली पीढ़ी में जाते हैं, वो कैसे लक्षण होते हैं? वंशागत लक्षण होते हैं, जो जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। जैसे आँख का रंग हो गया, शरीर का आकार हो गया और बाल की आकृति हो गई, ये तीनों क्या है? वंशागत लक्षण है। यानी माता पिता से उनके संतानों में ये ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन जो चमड़ी का रंग है ये वंशागत लक्षण नहीं है। क्यों? तो क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई आदमी गर्म स्थान पे रहता है या उस वहाँ की जलवायु गर्म है, तो उसका स्किन जो है या चमड़ी जो है वो रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। या कोई आदमी जो है वो ठंडे जगह पे रहता है, पहाड़ी इलाकों में रहता है जहाँ पे ज़्यादातर ठंड पड़ता है, तो उसके स्किन का रंग या त्वचा का रंग, चमड़ी का रंग उजला हो जाता है। एक बार और देख लीजिए, स्किन से बाहर हो गया था। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो वंशागत लक्षण वैसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं जीन के माध्यम से। आँख का रंग, शरीर का आकार और बाल की आकृति जो है वो कुछ मतलब माता पिता से बच्चों में जाती है, लेकिन चमड़ी का रंग जो है वो वंशागत लक्षण नहीं है। यह जलवायु पर निर्भर करता है। गर्म जलवायु पर रहने वाले लोगों के चमड़ी का रंग जो होता है वो काला हो जाता है और ठंडे जलवायु में रहने वाले लोगों का रंग जो होता है वो गोरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? यानी कान का जो निचला हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कर्णपाली, दूसरा ऑप्शन है कर्ण रक्षक और तीसरा ऑप्शन है कर्णपोशी और चौथा ऑप्शन है कर्णधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णपाली। कर्णपाली क्या होता है? जैसे कि जो कान का जो सबसे निचला भाग होता है, जहाँ पे हम लोग कान छेदाते हैं, जो मुलायम भाग होता है, वहीं क्या होता है? कर्ण का सबसे निचला भाग होता है, उसे हम लोग कर्णपाली कहते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा फोन को सही करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? तो मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? तो इसको पी से सूचित किया था। पी से क्यों किया था? इसका मतलब होता है पेरेंटल जेनरेशन। पेरेंटल जेनरेशन और F1 और F2, इसके अलावा दो चीज़ और पूछा जाता है, F1 और F2। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी पहली पीढ़ी, पहली संतान पीढ़ी। और F2 का मतलब होता है सेकेंड फिलियल जनरेशन, यानी दूसरी संतान पीढ़ी। इसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसको बोलते हैं सेकेंड फिलियल जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का उदाहरण है, ए है कर्णपलव की पेशियाँ, बी है पुच्छ कशेरुकाएँ और सी है निषेचक पटल और डी है इनमें से सभी। तो जो कर्णपलव की जो पेशियाँ है या पुच्छ कशेरुकाएँ या निषेचक पटल है, ये सभी क्या है? अवशेषी अंग हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अवशेषी अंग वैसे अंग होते हैं जो हमारे पूर्वजों में जो थे उस समय उनका कुछ काम था, लेकिन जो आजकल है उन अंगों का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता है या लगभग नहीं के बराबर उनका उपयोग है, तो उसी को क्या कहते हैं? अवशेषी अंग बोलते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या है? अवशेषी अंग है। कर्णपलव की पेशियाँ मतलब जैसे कान के जो बाहर की तरफ पेशियाँ होती हैं उसी को कर्णपलव की पेशियाँ कहते हैं। पुच्छ कशेरुकाएँ यानी जहाँ से हमारे पूर्वजों के पूँछ जो निकलते थे, यानी जो पूँछ वाली जो हड्डी है उसको बोलते हैं। और तीसरा है निषेचक पटल, यानी जो अंडाणु के ऊपर जो जो खोल पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं? निषेचक पटल कहते हैं। तो इनमें से सभी क्या हो जाएंगी? अवशेषी अंग का उदाहरण हो जाएगा। आइए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं।
विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है। एक होती है वंशागत और दूसरी होती है अर्जित विभिन्नताएं। वंशागत विभिन्नताएं जो होती है वो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होती है, जैसे कि आँख का रंग होता है। या वंशागत विभिन्नता को इस तरह समझ सकते हैं कि जो एक ही पेरेंट्स के जब दो बच्चे होते हैं तो उनमें जो विभिन्नताएं होती है वो क्या है? वंशागत ही विभिन्नताएं हुई। अर्जित विभिन्नताएं होती है जो हम लोग अर्जित करते हैं, जैसे कोई एक्सरसाइज करके मांसपेशियां मजबूत कर लेता है या कोई अच्छा खेल खेलता है, तो वो क्या होती है? अर्जित विभिन्नताएं होती है, वो माता पिता से बच्चों में नहीं जाती है। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो उसे जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। जैसे कि टीटी जो है शुद्ध प्रभावी है, कैपिटल टी स्मॉल टी संकर है, और टीटी जो स्मॉल है वो शुद्ध अप्रभावी है। निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो स्मॉल टी और स्मॉल टी बौने पौधे को दर्शाता है। कैपिटल टी लंबे को दर्शाता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी भी लंबा को ही दर्शाता है। इन दोनों में क्या अंतर है? तो इन दोनों का जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप का मतलब होता है जो लक्षण बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे कि लंबा, बौना, मोटा, ये सब झुर्रीदार, गोलाकार, ये सब क्या है? फिनोटाइप है। लेकिन इन दोनों के जीनोटाइप में क्या है? अंतर है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो चमड़ी का रंग जो है वो वंशागत नहीं है, क्योंकि यह जलवायु पर निर्भर करता है। गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है और ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का चमड़ी का रंग गोरा होता है। कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो कर्णपाली कहते हैं। कर्णपाली क्या होता है? कान के जो सबसे नीचे जो भाग होता है, जो मुलायम होता है, जहाँ पे कान छेदाते हैं ज़्यादातर, यही क्या होता है? कर्णपाली है। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? तो पी से सूचित किया था, पेरेंटल जनरेशन। दो चीज़ और पूछ सकता है, F1 और F2। इसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी कि पहली संतान पीढ़ी, पहली संतान पीढ़ी। और इसको बोलते हैं दूसरी संतान पीढ़ी, दूसरी संतान पीढ़ी, दूसरी संतान पीढ़ी। अगला क्वेश्चन है, अवशेषी अंग का उदाहरण है कर्णपलों की पेशियाँ, पुच्छ के सेरुकाएँ और निषेचक पटल, ये सभी क्या है? अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग उन्हें कहा जाता है जो हमारे पूर्वजों में एक समय पर इन अंगों का उपयोग किया जाता था, लेकिन इनका उपयोग धीरे धीरे कम हो गया, तो आजकल इनका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाता है। उन्हीं को क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। तो ये सभी क्या हैं? अवशेषी अंग के उदाहरण हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।